गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 8वीं हिंदी द्वितीय में संधि पढ़ाने जा रही हूँ। तो संधि में हमने स्वर संधि पहले पढ़ चुके हैं, उसके बाद में हमने व्यंजन संधि को लिया। व्यंजन संधि कुछ एक नियमों की चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम व्यंजन संधि के अगले नियमों को पढ़ते हैं। देखिए, त का नियम हमने पढ़ लिया था और दो नियम हमने और पढ़े थे व्यंजन संधि के। आज हम देखते हैं मैं का पंचम वर्ण अनुस्वार। यानी देखिए इस नियम में क्या है, प्लस से पहले मैं आएगा, मतलब कुछ प्लस के बाद में चाहे कुछ भी आओ, लेकिन प्लस से पहले क्या आएगा मैं, और प्लस के बाद में क्या आएगा, कै से लेकर मैं तक का कोई भी व्यंजन आओ। यानी क्या शर्त रखी है यहाँ पे कि प्लस से पहले तो सिर्फ मैं ही आना चाहिए, लेकिन प्लस के बाद में क से लेकर मैं तक के सारे व्यंजनों में से कोई सा भी व्यंजन आ जाए तो उस मैं है वो अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण में बदल जाता है। देखिए, सम प्लस गी संगीत, अंक की मात्रा लगा देंगे। सम प्लस चय संचय, ये देखिए। नेक्स्ट देखिए, सम प्लस ता संताप। तो तय की लाइन का कौन सा है, त थ द ध न। तय की लाइन का पांचवा वर्ण क्या आएगा, न, संताप। सम प्लस चय, चय की लाइन का यह आ गया यहाँ पर। सम प्लस गीत, तो ग की लाइन का है संगीत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। पै की लाइन का पांचवा वर्ण कौन सा है, पै फै ब भ म, तो मैं इसका पांचवा वर्ण है। इसी तरीके से देखिए, सम प्लस भव संभव। पै की लाइन का पांचवा वर्ण कौन सा है, प फ ब भ म, है ना। मैं आएगा इसका पांचवा वर्ण। यानी यहाँ पर जो प्लस के बाद में कोई भी व्यंजन आ रहा है उस व्यंजन की लाइन का पांचवा वर्ण यहाँ पर आ जाता है, और पांचवा वर्ण हमेशा अनुस्वार होता है। तो आप या तो इसको आधा लगा के लिख सकते हैं या फिर आप इसको अनुस्वार के बीच में भी लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए, सम प्लस भावना, तो संभावना, संभावना को अपन ऊपर बिंदी लगा के लिख सकते हैं। सम प्लस भव संभव, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। तो ये मैं है वो किस में बदल जाता है, ये आगे वाला जो वर्ण है इसके पांचवें अक्षर में बदल जाता है, मतलब अनुस्वार लगता है। पांचवा वर्ण हमेशा क्या होता है, अनुस्वार होता है। नेक्स्ट देखिए, मैं का अनुस्वार। मैं के पश्चात यानी प्लस से पहले क्या आएगा, म, और मैं के पश्चात, अब ये देखो कैसे लेकर मैं तक आ रहा था प्लस के बाद में, लेकिन यहाँ पर मैं के बाद वाला अक्षर आएगा कि मैं के पश्चात य र ल व श श है। यानी कैसे मैं तक के तो यहाँ पर ले लिया हमने इस उदाहरण में, और उसके बाद वाले नियम में क्या आ जाएगा, दो लाइनें और आ जाएगी, एक तो ये वाली और एक श है, ये वाली दो लाइनें आ जाएगी। लेकिन प्लस से पहले क्या होगा, मैं होगा। इनको क्या नियम बोलते हैं, मैं के नियम। तो देखिए, सम प्लस योग संयोग, ये भी आपके अनुस्वार में बदलता है। देखिए, मैं की जगह हमेशा अनुस्वार आएगा। सम प्लस लाभ संलाप, सम प्लस शय संशय, सम प्लस हार संहार, सम प्लस रक्षक संरक्षक। अंक की मात्रा आ रही देखिए, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस सार संसार, सम प्लस लग्न संलग्न। अब देखिए, इसमें और इसमें एक अंतर क्या है कि इसको जैसे हम आद्य अक्षरों में भी लिख रहे हैं ना, जैसे संपूर्ण, तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा। लेकिन संलाप में सन स और आधा न लाप नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अनुस्वार में बदलेगा। कौन, मैं अनुस्वार में बदलेगा। और ऊपर क्या था, पांचवें वर्ण में बदल रहा था। कौन बदल रहा था, प्लस के बाद वाला अक्षर अपनी ही लाइन के पांचवें वर्ण में बदल रहा था। ये इस मैं के नियम में अंतर है। अब देखिए, अपना अगला नियम क्या है, स का श, यानी स से सड़क वाला है, उसको षटकोण में कैसे चेंज होगा। देखिए, प्लस से पहले ए या आ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के पश्चात स आने पर स का श हो जाता है। बात को ध्यान से सुनिएगा। प्लस से पहले ए या आ के अतिरिक्त, यानी ए या आ नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए, ए या आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए, जैसे ऊ ई री ए ऐ, कोई भी आ जाए, तो उसके पश्चात अगर स आता है
तो स का क्या बन जाएगा, श। जैसे वी प्लस सम विषम, नी प्लस सेद निषेध, परि प्लस सद परिषद, सु प्लस सुप सुषुप्त। आगे देखिए री रे री तथा श के बाद आने वाले शब्द का न का ण बदल जाता है। देखिए कौन कौन से शब्दों के बाद री रे और ये री, एक तो री से ऋषि वाला, एक र और एक रे के ऊपर ई की मात्रा, तथा श के पश्चात आने वाले शब्द का न अगर आया है तो वो ण में बदल जाता है। जैसे देखिए री प्लस न ऋण, ठीक है, अण में बदल जाएगा, ये जो न है वो किस में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा। इसी तरीके से देखिए परि प्लस मान, तो यहाँ पर मा तो ऐसा का ऐसा रहेगा, लेकिन न की जगह अपने को चेंज करना है, न किस में बदलेगा, हमेशा अण में, तो परि प्लस मान का क्या हो जाएगा, परिमाण। इसी तरीके से देखिए प्र प्लस मान प्रमाण, न की जगह क्या हमेशा आएगा, अण आएगा। भूष प्लस न भूषण। अब देखिए इसमें क्या बोला था आपने, वो रे आ रहा है, इसमें प्र के साथ देखिए रे आ रहा है, श आया है तो भूष, भूष में श आया है। नेक्स्ट देखिए री आया है, यहाँ पर देखिए रे के ऊपर ई की मात्रा आई है, प्लस के बाद में देखिए हर जगह आपके न जहां भी आ रहा है तो न की जगह क्या बनेगा, अण बनेगा। नेक्स्ट देखिए आप, ये तो थी व्यंजन संधि हमारी। अब हम पढ़ेंगे अपनी विसर्ग संधि। व्यंजन संधि हमारी पूरी होती है, अब हम देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो मेल होता है, सबसे पहले आप देखिए कि विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन, यानी प्लस से पहले विसर्ग आएगा और उसके पश्चात या तो स्वर आ जाए या फिर कोई व्यंजन आ जाए, तो उनके मेल से जो संधि बनती है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 देखिए, विसर्ग का ओ, ये देखिए यदि विसर्ग से पहले की शर्त हमें बताई है कि विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए, ए हो, और बाद में ए या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर य रे ल व और ट में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। प्लस से पहले ए हो और प्लस के बाद में या तो ए आए या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए या फिर य रे ल व और ट में से कोई भी वर्ण आ जाए, तो ये प्लस के पहले वाला जो ए है वो अपने ही लाइन के कौन से वर्ण में बदल जाएगा, ओ में बदल जाता है। यहां पर देखिए उदाहरण देखते हैं हम, यशः प्लस गान यशोगान, मनः प्लस बल मनोबल, तपः प्लस भूमि तपोभूमि, मनः प्लस योग मनोयोग, मनः प्लस हर मनोहर, मनः प्लस अनुकूल मनोनुकूल। नेक्स्ट देखिए मनः प्लस भावना मनोभावना, मनः प्लस रंजन मनोरंजन, मनः प्लस विकार मनोविकार, वयः प्लस वृद्ध वयोवृद्ध। अब आपको ये एक चीज ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जहां पर ओ आ रहा है, पर यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ओ आने से पहले ये यहाँ पर क्या है, वो शब्द किस में चेंज हुआ है, वो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जैसे यशः प्लस गान, यशः में विसर्ग से पहले क्या है ए, लेकिन विसर्ग से बाद में किसी भी लाइन का तीसरा वर्ण अपने पास आ रहा है, क की लाइन का तीसरा वर्ण कौन सा है, ग, तो यहाँ पर यशोगान हो जाएगा, जो श का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। यानी प्लस से पहले और प्लस के बाद वाली दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए विसर्ग हट जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए विसर्ग का रे, यदि विसर्ग से पहले ए आ को अब हमें छोड़ देना है, यदि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और बाद की शब्द क्या है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, य रे ल व या है,
कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का क्या बनेगा, रे बनेगा। ये देखो सेम एज इट इज, प्लस के बाद वाली वो ही चीजें आएगी जो फर्स्ट वाली इसमें उदाहरण में हमने देखी थी, लेकिन फर्स्ट वाली उदाहरण में प्लस के बाद में ए भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें ए या आ को छोड़ देना है। ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो प्लस से पहले ए या आ को छोड़ दो, उसके बाद देख लो ई ऊ री ए ऐ ओ औ कोई सा भी स्वर आए और प्लस के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर ये रह ले वे है में से कोई भी स्वर आए तो ये विसर्ग है वो किस में बदलेगा, आधे रे में बदलेगा। जैसे नेह प्लस आशा, निराशा। अब आप बोलोगे कि ये आधे रे में क्यों नहीं चेंज हुआ, इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि प्लस के बाद में आ है और आ दीर्घ होता है, तो आधे रे के साथ आ बन गया तो रा, पूर्ण रा बन गया, निराशा। निह प्लस जन, निर्जन। निह प्लस जन, ये जय किसकी लाइन का वर्ण है भाई, ये जय है चय की लाइन का वर्ण, जय छय जय, चय की लाइन का तीसरा वर्ण है। तो निह प्लस जन तो निर्जन आधा रे बन जाता है। दूह प्लस बल, दुर्बल। नेक्स्ट देखिए दूह प्लस जन, दुर्जन। निह प्लस धन, निर्धन। निह प्लस विकार, निर्विकार। नेक्स्ट है हमारा विसर्ग का शय। विसर्ग के पश्चात च, छ या श आने पर विसर्ग का श बनेगा। विसर्ग के पश्चात यानी पहले की कोई शर्त नहीं है, लेकिन विसर्ग के बाद में या तो च आए या छ से छतरी या ये स से सलजम आने पर ये विसर्ग है, इसका क्या बनेगा, आधा श बनेगा। निह प्लस चल, निश्चल। निह प्लस छल, निश्चल। विसर्ग का स बनाना, विसर्ग के बाद में तय या से में आने पर या तो तय से तरबूज वाला आए या से सलेट वाला आए, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, विसर्ग का आधा स बनेगा। निह प्लस तेज, देखिए विसर्ग का स बन गया, निस्तेज। दुह प्लस साहस, दुस्साहस, ये विसर्ग का आधा स बनेगा। निह प्लस संतान, तो यहाँ पर भी विसर्ग का आधा स बनेगा, निसंतान। नमः प्लस ते, तो यहाँ भी ये जो विसर्ग है इसकी जगह क्या बनेगा, आधा स, नमस्ते। नेक्स्ट देखिए हमारे विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग से पहले ए या आ हो और उसके बाद में क हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, स बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखने योग्य क्या बात है कि विसर्ग से पहले ए या आ आना चाहिए। विसर्ग से पहले क्या आएगा, ए या आ, और विसर्ग के बाद में क आए तो विसर्ग से पहले ए या आ और विसर्ग से बाद में क्या आएगा, क आएगा, तो विसर्ग का क्या बनेगा, आधा स बनेगा। जैसे देखिए नमः प्लस कार, नमः प्लस कार, उससे क्या बना, नमस्कार, क्योंकि विसर्ग से पहले क्या आया है, मैं के अंदर किसकी मात्रा आई है, अ, और विसर्ग के बाद में क्या आया, क, तो विसर्ग का क्या बनेगा, आधा स, नमस्कार। पूरे है प्लस कार, तो यहाँ पर देखिए विसर्ग से पहले रे आया, रे में किसकी आवृत्ति हुई है, ए की, और विसर्ग के बाद में क आया है, तो क्या बनेगा, पुरस्कार। आया समझ में। इसके बाद में देखिए विसर्ग का श बनाना, विसर्ग से पहले या तो ई आए या फिर उ आए, और विसर्ग के बाद में क ख, क की लाइन का क ख, फिर च की लाइन स्किप कर दीजिए, फिर ट की लाइन देखिए, ट की लाइन में से टैट है, फिर त की लाइन स्किप कर दीजिए, फिर प की लाइन का पैफ है, यानी हर एक लाइन को छोड़कर दूसरे लाइन के दो स्टार्टिंग के वर्ण ले लीजिए। क की लाइन के फिर दो वर्ण हो गए, क है, फिर च की लाइन स्किप कर दीजिए, ट की लाइन लीजिए, ट की लाइन के फिर दो वर्ण टैट है, फिर त की लाइन स्किप कर दीजिए, फिर प की लाइन लीजिए, उसका पैफ है। तो प्लस से पहले तो ई या ऊ की शर्त है, लेकिन प्लस के बाद में जो मैंने आपको बताई एक एक लाइन को स्किप करते हुए दो दो वर्ण लेने हैं, उनमें से कुछ भी आ जाए तो विसर्ग का श बन जाता है। जैसे देखिए
नीह प्लस कलंक, निष्कलंक, नीह प्लस कपट, निष्कपट, नीह प्लस पाप, निष्पाप, नीह प्लस फल, निष्फल। विसर्ग का लोप, विसर्ग से पहले ए या आ आए और बाद में ए या आ से भिन्न स्वर आए, ए या आ नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर आता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। मतलब उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है, ए ओ या दाश है, कुछ भी नहीं बनता है, सिर्फ ये विसर्ग है वो एंड हो जाता है। देखिए अतः प्लस एव, तो देखिए त में ए का स्वर आ रहा है और उसके बाद में ए से एडी आ रहा है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, अतएव बन जाएगा। विसर्ग लोप और स्वर्ग का दीर्घ होना। अब देखिए कुछ ऐसी शर्त है जिसमें विसर्ग का तो लोप हो जाएगा और जो स्वर छोटा है वो क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ये विसर्ग लग रहा है, इससे पहले कोई छोटा शब्द हो यानी ह्रस्व स्वर हो, ए ई उ री, ये ह्रस्व स्वर होते हैं, इनमें से कुछ भी हो और बाद में क्या आए, रे आए, यानी विसर्ग के बाद में जो प्लस लग रहा है उसके बाद में रे आता है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और जो विसर्ग से पहले जो ह्रस्व स्वर था वो दीर्घ बन जाता है। जैसे देखिए नीह प्लस रव, तो विसर्ग से पहले नी ह्रस्व स्वर है, तो बाद में जब इसको हम मिलाएंगे, इसकी संधि बनाएंगे तो विसर्ग हट जाएगा और नी क्या बन जाएगी, बड़ी नी, नीरव। नीह प्लस रोग, एज इट इज ये एक ही बात है कि विसर्ग से पहले ह्रस्व छोटा है प्लस रोग, उसके बाद में प्लस के बाद में रे आया है, तो विसर्ग का तो खत्म हो जाएगा और नी है वो बड़ी बन जाएगी, निरोग। विसर्ग ज्यों का त्यों। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें विसर्ग होते हैं वो ज्यों का त्यों रहता है। यदि विसर्ग से पहले त या ध हो, विसर्ग से पहले या तो त हो या फिर ध हो और बाद में क्या है, क आए, तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे देखिए प्रातः प्लस काल, तो देखिए विसर्ग से पहले त आया है और विसर्ग के बाद में क आया है, तो आपका विसर्ग एज इट इज रहेगा प्रातः काल। अधः प्लस पतन, अधः पतन, तो देखिए अधः है तो विसर्ग से पहले ध आया है और विसर्ग के बाद में प आ गया, तो यहाँ पर अपने थोड़ी सी गड़बड़ आई है। ये क्या गड़बड़ आई है, क्योंकि इसने नियम में क्या बोला है, क्या आना चाहिए, तो ये अपने नियम का क्या है, अपवाद है। अदय पतन क्या होगा, इस नियम का क्या होगा, अपवाद होगा। तो ये आपकी विसर्ग संधि यहीं पर कंप्लीट होती है। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।